इस देश की संस्कृति को, इस देश के संस्कार को और इस देश की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। महाभारत काल से लेकर आजादी के संग्राम से लेकर आजादी के बाद के 76 साल में हरियाणा का योगदान हमेशा एक छोटे प्रदेश के रूप में सीमांकन होने के बाद भी देश के बड़े बड़े राज्यों से बहुत ज्यादा रहा है। इसलिए मैं सभी धाकड़ हरियाणा के भाइयों बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, आज महान गुरुओं की परंपरा में सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी की भी जन्मतिथि थी। सिख पंथ की गुरु परंपरा ने जब एक समय था कि देश के अंदर मूल संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी, तब बाबर से लेकर औरंगजेब तक 10 गुरुओं ने संघर्ष कर हमारी परंपराओं को लचीला भी बनाया, पुनर्जीवित भी किया और जहां जरूर पड़ी वहां बलिदान देकर संघर्ष करने का काम भी किया। और इतिहास जो जानते हो सभी जानते हैं कि सिख गुरुओं की ये महान बलिदान ने ही आज हमें हमारे मूल रूप में यहां पर हमारा अस्तित्व टिका है। उसमें सिख पंथ के 10 गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैं मनपूर्वक गुरु अंगद देव जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज स्वर्गीय ओपी जिंदल जी की भी पुण्यतिथि है। ओपी जिंदल जी इस प्रदेश के बड़े राजनेता रहे। देश भर के अग्रणी उद्योगपतियों में भी उनका नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है। परंतु ये सब के साथ साथ वैश्य समाज में जन्मे इसके संस्कार के अनुरूप लाभ से पहले लोक की चिंता, मुनाफे के पहले समाज की चिंता और कारोबार से पहले करुणा का भाव, ये दोनों सिद्धांतों को ओपी जिंदल जी ने प्रतिपादित किया और इसी का सुफल है कि आज इतना बड़ा अस्पताल, जहां करीब करीब 5 लाख लोग ओपीडी में सेवा लेते हैं, लगभग हर साल 180 के आसपास बच्चे यहां से मेडिकल स्नातक और अनुस्नातक होकर आगे बढ़ते हैं और कई सारे रोगियों को अनेक प्रकार के गंभीर रोगों की सबसे आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था आज महाराज अग्रसेन की ये भूमि पर हुई है। वो ओपी जिंदल ने डाली हुई नींव का ही कारण। आज यहां पर महाराज अग्रसेन की मूर्ति के साथ साथ नवनिर्मित आईसीयू का भी लोकार्पण किया गया, पीजी छात्रावास का शिलान्यास रखा गया और एक प्रकार से इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ने का काम हुआ है। मित्रों, आज महाराजा अग्रसेन का भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। महाभारत काल से आज तक अग्रसेन जी एक अनूठे प्रकार के शासक रहे। उस जमाने में लगभग 5300 साल पहले मेरे शहर में जो आता है वो आते ही लखपति होगा और आते ही महल को प्राप्त करेगा, ऐसी नींव डाली। एक प्रकार से ऐसा कहते हैं कि उस जमाने में उनकी राजधानी में 1 लाख लोगों का निवास था और जो नया व्यक्ति वहां शरण लेता था, आता था अन्य राज्यों से, उनको 1 ईंट हर परिवार देता था
तो 1,00,000 ईंट मिल जाता था और 1 रुपया भी मिलता था तो 1,00,000 रुपया भी मिलता था। आप 1 ईंट और 1,00,000 का मूल्य आज के जमाने के हिसाब से मत करिए। मैं महाभारत काल की बात कर रहा हूं, जब रुपये को छूना ही बहुत बड़ा भाग्य होता था। उस वक्त पूरा आर्थिक व्यापार एक प्रकार से बार्टर सिस्टम से चलता था। जो बहुत धनी होते थे उनके पास ही करेंसी हुआ करती थी। उस जमाने में महाराज अग्रसेन की राजधानी में जो आया वो 1,00,000 ईंटों के महालय का घर का मालिक बना और 1,00,000 रुपया प्राप्त कर लखपति बन जाता था। समृद्धि का इतना सुचारू रूप से राज्य पर बोझ डाले बगैर हर व्यक्ति के कल्याण का रास्ता शायद आज तक किसी ने ना ढूंढा है, ना किसी ने जमीन पर उतारा है। महाराजा अग्रसेन बहुत वीर योद्धा थे। महाभारत के युद्ध में भी इन्होंने हिस्सा लिया था बड़ी युवा अवस्था में, और इन्होंने एक प्रकार से पूरे समाज तो खैर अब बना, उस वक्त पूरा राज्य ही होगा, पूरे राज्य के संस्कारों को सिंचित करने का काम किया। कोई भूखा न सोए, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके सर पर छत न हो, और कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके पास कारोबार न हो। ये 3 चीजों को अपने सुशासन से उन्होंने निश्चित किया, सुनिश्चित किया, और इतने हजारों साल के बाद भी अग्रवाल समाज के जितने भी गोत्र है, आप उसको ध्यान से देखिएगा, हर व्यक्ति उद्यमी है, हर व्यक्ति देश को समर्पित है, हर व्यक्ति सेवा भी करता है, और हर व्यक्ति अपना योगदान भी देश के विकास में। इतने हजारों साल के बाद जिस व्यक्ति ने दिए गए संस्कार, सिंचे हुए संस्कार, जरा भी इसका डाइल्यूशन होए बगैर आज जस का तस सामने आया है, वो महान व्यक्ति एक प्रकार से हम सब के लिए आदर्श होना चाहिए। उन्होंने सुशासन के लिए भी ढेर सारे सिद्धांत प्रस्तापित किए गए थे। कई ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स में इसका जिक्र भी मिलता है, उसको प्रस्तापित भी किया गया है। और एक प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर 75 साल से जो 60 करोड़ गरीबों की फौज इस देश में बनी थी, उसमें से 25% लोगों, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर एक 10 साल के अंदर ही ले जाने का काम किया। 4 करोड़ आवास बनाए, मतलब 20 करोड़ लोगों को छत देने का काम किया। 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मुफ्त मिलता है। 11 करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा देकर धुआं मुक्त घर बनाने का काम किया। 12 करोड़ परिवार इस देश में 2014 तक शौचालय विहीन थे। उस परिवार की बच्चियों की कल्पना करिए जहां शौचालय नहीं होता है। हम शहर में रहते हैं, हमें कल्पना नहीं है उसकी, मगर जिस परिवार में शौचालय नहीं होता है, इसकी माताएं, बहनें, बच्चियां किस तरह से जीती होगी। आजादी के 70 साल के बाद 12 करोड़ घर ऐसे थे जिसमें शौचालय नहीं था। और आज मैं अभिनंदन देना चाहता हूं हरियाणा सरकार को कि देश में सबसे पहले हर घर को शौचालय देने वाली सरकार हमारी हरियाणा सरकार बनी। 15 करोड़ लोगों को घर में नल से जल दिया। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और मित्रों, इसके साथ साथ ऊर्जा हर घर में पहुंचाई, और अब कोऑपरेटिव के माध्यम से हर घर के अंदर
स्वरोजगारी देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार करी। मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर कई सारे क्षेत्र के अंदर आमूलचूर परिवर्तन आए। और आज मैं जब यहां आया हूं तब अस्पताल के प्रांगण में, मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में मेरा कार्यक्रम है, तब एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के स्वास्थ्य की चिंता करी। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हो, बच्चे तो ढेर सारी चीजें रिसर्च कर भी डाउनलोड करते हैं, मगर आप भी ये सारी योजनाओं को एक मोतियों की माला बनाकर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कितनी दूरदर्शिता के साथ काम हुआ है। सबसे पहले हर घर में गैस का सिलेंडर दिया। इसका सीधा रिश्ता महिला की, माता की स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। जो चूल्हा फूंक कर रसोई बनाती थी वो माता 25-30 साल में उसके फेफड़े अकाल फाइब्रोसिस से ग्रस्त हो जाते थे। 400 सिगरेट जितना धुआं इसके फेफड़े में हर रोज पहुंच जाता था। तो 12 करोड़ घर में जब आप गैस का सिलेंडर पहुंचाते हो तो वो घर को धुएं से मुक्त करते हो। 12 करोड़ परिवारों में आप जब शौचालय देते हो तो स्वच्छता के कारण पूरे परिवार तो छोड़िए, पूरे गांव का स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसके बाद में योग मिशन आया। योग वो हमारी महान परंपरा है जो दवाई वगैरह के जीवन को सार्थक करती है और सालों से उसको भुला दिया गया था। आज न केवल भारत, पूरा विश्व योग से मानव के मन, शरीर और आत्मा तीनों के स्वास्थ्य के सुधार को स्वीकार करता है। इसके साथ साथ फिट इंडिया मिशन आया, फिर पोषण अभियान आया, क्योंकि ढेर सारी बीमारियों का कारण कुपोषित नागरिक होता है। फिर मिशन इंद्रधनुष आया, जिसके माध्यम से हर एक बच्चे को सभी के सभी टीके लगाकर उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाया गया। और फिर भी अगर कोई बीमार पड़ता है तो आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख तक की पूरे स्वास्थ्य की सुविधाएं करी। और उसके साथ जल जीवन मिशन भी लाए। शुद्ध पीने का फ्लोराइड विहीन पानी 15 करोड़ घर में पहुंचाया। आप सब जानते हैं, जो छात्र हो तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मानव शरीर में पानी का हिस्सा कितना होता है और स्वास्थ्य में शुद्ध पानी का रोल भी क्या होता है। ये सारी चीजें एक प्रकार से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, जो हमारे देश के स्वास्थ्य को पूरी व्यवस्था इसकी फिट करने से लेकर, पोषण से लेकर, टीका लगाने से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने तक एक माला में पिरोने का काम ये 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और उसके बाद नंबर आया मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ढेर सारा काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 64,000 करोड़ रुपया पब्लिक हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इसके लिए खर्च कर एक बहुत बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक खाका बनाने का काम। 730 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाए गए, 4382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाए गए और 602 क्रिटिकल केयर बॉक्स ये 10 साल के अंदर नए निर्मित किए गए। ये जब हो जाता है तो दिखता नहीं है, मगर करने में बड़ा व्यय होता है। 13-14 के भारत सरकार 37,000 करोड़ स्वास्थ्य के लिए बजट था और 25-26 के करोड़ बजट में 1,37,000 करोड़ है। 1 लाख करोड़ की वृद्धि सालाना नागरिकों के स्वास्थ्य के पीछे हुई है। और आज मैं मेडिकल कॉलेज में आया हूं तब भी बताना चाहता हूं, हमारे यहां जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब देश में 7 एम्स थे।
ये 7 में से 6 भी अटल जी के टाइम में बने थे। कांग्रेस के टाइम में एक ही राजकुमारी अमृत कौर बनाकर गई थी। इसके बाद 6 एम्स अटल जी ने बनाए और आज 2024 में 23 एम्स है। वो बताता है कि कितनी व्यवस्थाएं बढ़ी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी और इससे बढ़कर 2 गुना होकर 766 हुई। 51,000 MBBS की सीटें थी बच्चों के लिए और 1,15,000 सीटें हो चुकी है और 85,000 सीटें ये 5 साल में हम बढ़ाने वाले हैं। 2 लाख सीटें, हर साल 2 लाख बच्चे डॉक्टर बनकर देश के लोगों की सेवा करने के लिए बाहर आएंगे। पीजी की सीट 31,000 थी, उससे बढ़कर 73,000 हुई। अब जब 85,000 सीटें हम बढ़ाएंगे तो अनुपात में पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें भी अपने आप